नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप सिंह चौधरी आपका स्वागत करता हूं इतिहास की इस क्लास में। साथियों, पिछली क्लास में राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत हमने राजस्थान के किसान आंदोलनों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और हमने देखा था कि किस प्रकार जब किसानों का शोषण किया गया तो किसानों ने अपने हक के लिए कई आंदोलन किए, जिनमें से बिजोलिया और बेंगू जैसे एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में निकलकर सामने है, जिसे भारत के बड़े नेतृत्वकर्ताओं ने नेतृत्व प्रदान किया। उसी प्रकार जब अंग्रेजों के द्वारा जनजातियों के अधिकारों का शोषण किया गया, उनका हनन किया गया, तो जनजातियों के द्वारा भी विद्रोह किया गया। और जनजातीय विद्रोहों में स्पेशली हम मेर विद्रोह, भील और गरासियों के विद्रोह और मीणा आंदोलन के बारे में देखेंगे। राजस्थान में जो मेर विद्रोह हुआ, ये मेर जो जनजाति है, मेरवाड़ा जो क्षेत्र है, अजमेर, मारवाड़ और मेवाड़ का जो मिला जुला क्षेत्र है, इसे मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। मेरवाड़ा क्षेत्र में मेर जनजाति का बाहुल्य था और इसका सबसे बड़ा कारण इस विद्रोह का यह था कि अब तक अंग्रेजों के आने से पहले मेरों के क्षेत्र पर किसी का अधिकार नहीं था, यानी कि ये अपने अधिकारों के लिए स्वतंत्र थे, जंगलों में रहते थे और जितने भी वन्य उपज थी उन पर इनका अधिकार था, यानी कि इनके ये अपने आप को अपने मूल अधिकार समझते थे जंगलों पर। लेकिन जब अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ, जब रियासतों के द्वारा अंग्रेजों की संधियों को स्वीकृति दी गई, जब उनकी अधीनता स्वीकार की गई, तब अंग्रेजों ने इनके अधिकारों में दखल अंदाजी करना शुरू किया। अजमेर के सुप्रीडेंट एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था एफ विल्डर। तो 1818 में एफ विल्डर के द्वारा इन मेरों के साथ एक समझौता किया गया और समझौता जो किया गया उसमें इन मेरों के साथ ये समझौता हुआ कि आप अब लूटपाट नहीं करेंगे, क्योंकि उस क्षेत्र से निकलने वाले अंग्रेजों की गाड़ियों को और बाकी आम जनता को ये लूटा करते थे। ये वहाँ से जो निकलते थे लोग, उनसे कई प्रकार के टैक्स लिया करते थे। तो ये समझौता एफ विल्डर के द्वारा किया गया। लेकिन 1819 की कोई छोटी मोटी घटना थी, उस घटना को बहाना बनाकर इस एफ विल्डर ने 1819 में मेरवाड़ा क्षेत्र पर अटैक कर दिया। इससे वहां पर मेरों ने विद्रोह शुरू किया और ये विद्रोह बहुत भीषण रहा। अंग्रेजों के पसीने आ गए इस विद्रोह को दबाने में। फिर इनकी जो सेना थी अंग्रेजों की, राजाओं की सेना को बर्खास्त करके मेरवाड़ा बटालियन का निर्माण किया गया 1822 में और इसका मुख्यालय बनाया गया ब्यावर में। तो ये मेर विद्रोह था। एफ विल्डर ने समझौता किया था और एफ विल्डर ने ही अगले साल मेरवाड़ा पर अटैक किया समझौते के बावजूद भी। तो फिर मेरों ने विद्रोह शुरू किया। बाद में एक मेरवाड़ा बटालियन का निर्माण किया गया अंग्रेजों के द्वारा और वहाँ पर इन मेरों को नियंत्रित करने के लिए इस मेरवाड़ा क्षेत्र में इस बटालियन का गठन किया। आगे हम देखें भील विद्रोह। और भील विद्रोह, जैसा कि हम सबको विदित है कि भील बाहुल्य जो क्षेत्र है, भोमट क्षेत्र कहा जाता है उसे, ये उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये राजस्थान का जो दक्षिणी क्षेत्र है, इस दक्षिणी क्षेत्र में भीलों का बाहुल्य है। और भीलों ने जो विद्रोह किए, इन विद्रोह के रीजन क्या थे? तो इन रीजन्स के अंदर हम देखें तो सबसे मेन चीज हमारे सामने जो निकल कर आती है वो है कि साहब अंग्रेज भीलों पर कई प्रकार के टैक्स थोपना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेजों का शासन राजस्थान में स्थापित हो चुका था संधियों के बाद।
कई प्रकार के नए नए टैक्स अंग्रेज इनके ऊपर थोपना चाहते थे। दूसरा, अंग्रेज भीलों का दमन करना चाहते थे, तो अंग्रेजों की भीलों के प्रति दमनात्मक नीति भी भीलों को उकसाने में कई हद तक इसका कारण माना जाता है। फिर भीलों को सेना से हटा दिया गया, क्योंकि राजाओं की जो सेना थी, जैसे मेवाड़ की सेना हुई, बांसवाड़ा डूंगरपुर की सेना हुई, इसमें अधिकतर सैनिक भील थे। लेकिन जब राजाओं की परंपरागत सेनाओं को हटाया गया और नई ब्रिटिश भारतीय सेनाएं वहां पर रखी गई, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेवाड़ भील कोर का निर्माण किया गया, इधर मेरवाड़ा बटालियन का निर्माण किया गया, जोधपुर लीजियन का निर्माण किया गया। इनका गठन करने से क्या हुआ कि राजा की परंपरागत सेनाएं समाप्त हुई, और उन परंपरागत सेनाओं में अधिकतर भील गरासिया लोग थे। तो उनको जब सेना से बाहर निकाला गया तो वो बेरोजगार हो गए, और बेरोजगार हो गए तो उनका गुस्सा अंग्रेजों के प्रति था। तो ये भी भील विद्रोह का एक कारण है। अगला है कि भीलों को कंट्रोल करना चाहते थे अंग्रेज। जिस प्रकार मेरों को कंट्रोल करने की कोशिश की गई तो मेरों ने विद्रोह किया, इधर भीलों को कंट्रोल करना चाह रहे थे, क्योंकि कर्नल जेम्स टोड जो है वो इधर उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में इस समय था, और वो भीलों को कंप्लीट अपने कंट्रोल में करना चाहता था। जबकि भील, गरासिया, मेर ये स्वतंत्र जनजातियां थी, और इनके नियम, इनके कानून बाकी लोगों से अलग थे, तो इन पर नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे अंग्रेज। ये भी इसका एक कारण है। लेकिन इनके सबसे बड़े जो रीजन हम देखें तो एक ही है कि भीलों से बेगार कराया जाता था। बेगार का मतलब है कि इनसे काम करवा लिया जाता था और उसके बदले इन्हें पैसा नहीं मिलता था। तो बेगार करवाने के कारण भील इनसे नाराज थे, इनको किसी भी काम में लगा दिया। जैसे सड़क निर्माण करना है तो सड़क निर्माण में भीलों की सहायता कर ले ली, लेकिन इनको मजदूरी नहीं दी। एक ये आसपास के गांव से चौकीदारी कर वसूल किया करते थे। आसपास के जो गांव थे, भीलों के आसपास की जो पालें थी, भीलों के गांव को पाल कहा जाता है, वहां से चौकीदारी टैक्स लिया करते थे रखवाली के लिए, कि हम तुम्हारी रखवाली करते हैं। जैसे रात को नेपाली आता है ना चौकीदार, उस तरीके से रखवाली। एक एग्जाम में ये पूछा जा सकता है आपसे, बोलाई, बोलाई क्या है? भीलों के क्षेत्र से, जंगल से कोई भी आदमी अगर निकलता था तो उस आदमी को भीलों को टैक्स देना पड़ता था, उसे बोलाई कहा जाता था। और बोलाई वास्तविकता में भीलों के द्वारा उन लोगों की सुरक्षा के लिए लिया जाने वाला टैक्स था। तो ये बोलाई कर आप याद रखें। भील विद्रोह, एक 1881 में जब जनगणना शुरू हुई तो जनजातियों के क्षेत्र में भी अंग्रेज अधिकारी जनगणना करने के लिए जाते थे, और किसी ने अफवाह फैला दी मजाक मजाक में कि ये भील चूंकि जनगणना के बारे में कुछ समझते नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, और ये अफवाह फैला दी गई कि ये लोग तुम्हारी जनगणना इसलिए कर रहे हैं कि मोटी औरतें मोटे लोगों को दी जाएगी और पतली औरतें पतले लोगों को दी जाएगी। अब जिसकी औरत मोटी थी और जो आदमी पतला था, उस आदमी को तो गुस्सा आएगा, भाई मेरी वाइफ किसी मोटे आदमी को दी जाएगी, या पतले आदमी की वाइफ किसी पतले आदमी की वाइफ किसी पतले आदमी को दी जाएगी। तो ये कुछ अफवाहें वहां पर फैली हुई थी, और इन अफवाहों के कारण भीलों ने विद्रोह किया, और अंग्रेजों ने एक हद तक बहुत एक्सट्रीम लेवल पे संघर्ष किया इन मेर विद्रोह को दबाने में और भीलों के विद्रोह को दबाने में। तो ये छोटी मोटी घटनाएं मेर विद्रोह और भील विद्रोह के रूप में कई स्थानों पर हुई। लेकिन भीलों का जो संगठित आंदोलन था, भील गरासियाओं को संगठित करके आंदोलन जिसने किया, उनका नाम था गोविंदगिरी। तो गुरु गोविंदगिरी के बारे में हम पढ़ते हैं, और उनके द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था वो आंदोलन है भगत आंदोलन। तो साथियों, ये जो भगत आंदोलन है, ये भगत आंदोलन गुरु गोविंदगिरी के द्वारा चलाया गया था। तो ये गुरु गोविंदगिरी है। गुरु गोविंदगिरी का ये जो आंदोलन था, इसे भगत आंदोलन इसलिए कहा जाता है कि इनके जो अनुयायी थे, इनको जो फॉलो करते थे, जो इनके फॉलोवर्स थे, वो इनको अपना गुरु मानते थे, अपना भगवान मानते थे, और स्वयं को इनका भगत मानते थे। इसलिए इस आंदोलन का नाम पड़ा साहब भगत आंदोलन। गोविंदगिरी के डूंगरपुर के बांसिया या बेड़ासा ग्राम में इनका जन्म हुआ था,
और बंजारा परिवार से ये बिलोंग करते थे। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि गोविंद गिरी किस फैमिली से बिलोंग करते थे, तो ये बंजारा समुदाय से थे। डूंगरपुर के बांसिया ग्राम या बेड़ासा ग्राम में इनका जन्म हुआ था। और कोटा बूंदी के एक साधु थे, एक अखाड़े के महंत थे, साधु राजगिरी। राजगिरी इनके गुरु हुआ करते थे। और एक हद तक ये दयानंद सरस्वती के द्वारा जो सामाजिक सुधार किए जा रहे थे, दयानंद सरस्वती के फॉलोअर थे। दयानंद सरस्वती से प्रेरणा पाकर इन्होंने कई काम किए। ये भीलों में राजनीतिक अधिकार दिलाने के साथ साथ भीलों में सामाजिक चेतना का संचार करने वाले भी गोविंद गुरु थे। भीलों को कई रूप में इन्होंने इकट्ठा किया। इन्होंने कई नियम भीलों के लिए बनाए, जैसे शराब नहीं पीना, अपने गांवों में विद्यालय स्थापित करना, डेली नहाना, चोरी डकैती नहीं करना। कई प्रकार की शपथ भीलों ने ली गोविंद गिरी के कहने पर। गोविंद गिरी ने भीलों को एकत्रित करने के लिए एक संगठन बनाया और उस संगठन का नाम था संप सभा। 1883 में इस संप सभा का गठन किया गया। और संप सभा का जो अर्थ है, शाब्दिक अर्थ, वास्तविक अर्थ, वो है आपसी भाईचारा। गोविंद गिरी कहते थे कि आप अगर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना चाह रहे हैं तो उससे पहले हमें संगठित तो होना पड़ेगा। तो पहले हमें आपसी भाईचारा डेवलप करना पड़ेगा, उसके बाद हम उनसे लड़ पाएंगे। तो संप सभा की स्थापना, याद रखना, 1883 में हुई। और बाद में 1911 में अपने गांव में, बेड़ासा गांव जहां इनका जन्म हुआ था, वहां इन्होंने भगत पंथ का भी गठन किया और गांवों में, आसपास के गांव में कई धूणे स्थापित की। मतलब सामाजिक और धार्मिक रूप से भीलों को एकत्रित करने के लिए इन्होंने आह्वान किया। घटना घटित हुई कि सब संप सभा का अधिवेशन बुलाया गया मानगढ़ पहाड़ी पर, क्योंकि इस भगत पंथ के कारण और इस संप सभा की जो गतिविधियां थी, इनके कारण अंग्रेज गोविंद गिरी को अपना दुश्मन मानने लगे थे और अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन जब भीलों ने दबाव बनाया, हजारों लाखों की संख्या में भीड़ एकत्रित होकर अंग्रेजों के दफ्तरों को घेरने लगी, तो दबाव में आकर अंग्रेजों ने गोविंद गिरी को रिहा किया। और रिहा करने के साथ एक शर्त दी कि अब तुम डूंगरपुर में नहीं रहोगे, क्योंकि डूंगरपुर के ये निवासी थे। तो फिर ये ईडर, बांसवाड़ा, इस वाले एरिया में रहने लगे। तो बांसवाड़ा में एक पहाड़ी है, मानगढ़ पहाड़ी। इस मानगढ़ पहाड़ी को इन्होंने अपना केंद्र बनाया। और मानगढ़ पहाड़ी पर जो केंद्र बनाया, तो सभी भीलों को संदेश भेजा गया कि नवंबर के महीने में आश्विन शुक्ल पूर्णिमा के दिन एकत्रित होना है मानगढ़ पहाड़ी पर। तो हजारों की संख्या में भीड़ पहुंची। भील गरासिया वहां पर पहुंचते हैं। इस बात की जानकारी मिलती है अंग्रेजों को कि मना करने के बावजूद भी भील एकत्रित हो रहे हैं और गोविंद गिरी इनका नेतृत्व कर रहा है। तो मानगढ़ पहाड़ी को घेरने के लिए मेवाड़ भील कोर की सेना, मेरवाड़ा बटालियन की सेना, वेलेजली राइफल और जाट रेजिमेंट, ये 4-5 सैनिक टुकड़ियां मानगढ़ पहाड़ी को चारों ओर से घेर लेती है। समय दिनांक थी 17 नवंबर 1913 की। आश्विन शुक्ल पूर्णिमा का दिन था। भील वहां एकत्रित हुए थे और एकत्रित होने का उद्देश्य कोई विद्रोह करना नहीं था। एकत्रित होकर ये सामाजिक संगठन के रूप में आपस में बातचीत करने, आपस में मेल मिलाप बढ़ाने के लिए एकत्रित हुए थे। सामाजिक सरोकार था। लेकिन यहां पर गोलीबारी की गई, जिसमें 1500 भील मारे गए। 1500 भील यहां पर मारे गए और गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में गोविंद गिरी को जब छोड़ा गया तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर वाले क्षेत्र से इनका निष्कासन किया गया। और गुरु गोविंद गिरी ने फिर अपना अंतिम समय बिताया गुजरात में। गुजरात में एक जगह पड़ती है कंबाई, कंबोई में अपना अंतिम समय इन्होंने बिताया। अब मानगढ़ पहाड़ी को घेर कर जो भीलों का नरसंहार किया गया, वो सेम जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था पंजाब के अमृतसर में,
जलियांवाला बाग में भी लोग वैशाख पंचमी पूर्णिमा के दिन एकत्रित हुए। वैसाखी का दिन था और वैसाखी के जो त्योहार था उस पर एकत्रित हुए तो जनरल डायर ने उन पर गोलीबारी की और कई लोग वहां मारे गए। तो राजस्थान में मानगढ़ पहाड़ी जलियांवाला बाग से जो साम्यता रखती है, इसलिए इस मानगढ़ धाम पहाड़ी को, और कहां पर है ये, बांसवाड़ा में, इस मानगढ़ धाम की जो पहाड़ी है इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से भी जाना जाता है। और याद रहे, इसी मानगढ़ पहाड़ी पर वर्तमान में जनजाति संग्रहालय स्थापित किया गया है। तो प्रश्न आ जाए करंट में, जनजाति संग्रहालय कहाँ है, तो ये बांसवाड़ा में है साहब। तो ये भगत आंदोलन था, गोविंद गिरी के द्वारा चलाया गया था। संप सभा की स्थापना 1883 में हुई थी और इसका शाब्दिक अर्थ है आपसी भाईचारा। भगत पंथ की स्थापना 1911 में हुई बेड़ा संग्राम में। इनके गुरु का नाम साधु राजगिरी था और बंजारा परिवार से ये बिलोंग करते थे। मानगढ़ पहाड़ी पर भीलों को एकत्रित किया 1913 में, 1500 भील वहां पर मारे गए। इसीलिए मानगढ़ पहाड़ी को राजस्थान का जलियांवाला कहा जाता है। और अंतिम समय फिर इन्होंने अपना कंबोई गुजरात में बिताया। गोविंद गिरी के अलावा एक और व्यक्तित्व है जिनका नाम है साहब मोतीलाल तेजावत। मेवाड़ के गांधी के नाम से प्रसिद्ध, भीलों के मसीहा, आदिवासियों के मसीहा, भीलों के बाऊजी के नाम से प्रसिद्ध मोतीलाल तेजावत, उनके द्वारा भी भीलों को संगठित किया गया और भीलों ने उनके नेतृत्व में एक ही आंदोलन चलाया गया। एक ही आंदोलन का मतलब हम समझ पा रहे हैं, एक ही मतलब एकता। तो भीलों और गरासियों में एकता स्थापित करने के लिए यह आंदोलन चलाया गया मोतीलाल तेजावत के द्वारा। 1921-22 का यह आंदोलन है। मोतीलाल तेजावत का जन्म उदयपुर के कोलियारी ग्राम में हुआ था और ये भील गरासिया नहीं थे, ये ओसवाल बढ़िया थे। जिस प्रकार गुरु गोविंद गिरी एक बंजारा फैमिली से बिलोंग करते थे, उसी प्रकार मोतीलाल तेजावत उदयपुर की एक ओसवाल बनिया फैमिली से बिलोंग करते थे। और उदयपुर रियासत में ही एक ठिकाना हुआ करता था झाड़ोल, उस झाड़ोल ठिकाने में ये कामदार थे, यानी कि वहां पर एलडीसी का काम करते थे, कर्मचारी थे। भीलों के लिए इन्होंने जो काम किए, इस वजह से इन्हें भीलों का मसीहा कहा जाता है। भील इन्हें बाऊजी कहकर बुलाते थे और मेवाड़ का गांधी भी जो है वो मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। भीलों में राजनीतिक एकता स्टार्ट करने के लिए इन्होंने वनवासी संघ का गठन किया। वनवासी संघ मोतीलाल तेजावत के द्वारा। मोतीलाल तेजावत ने भीलों को एकत्रित किया, भीलों में एक नई राजनीतिक सामाजिक चेतना जागृत की। और चित्तौड़ में एक स्थान पड़ता है मातृकुंडिया। इस मातृकुंडिया को याद रहे, राजस्थान का हरिद्वार भी कहा जाता है, राजस्थान का हरिद्वार, क्योंकि भील और गरासिया जनजाति के लोग जो है अपनी अस्थियां इस मातृकुंडिया में बहाते हैं, तो राजस्थान का हरिद्वार इसे कहा जाता है। मातृकुंडिया चित्तौड़ में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में हजारों की संख्या में भील एकत्रित हुए और इनकी जो मांगे थी वो अंग्रेज सरकार से मनाने के लिए इन्होंने 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया। और 21 सूत्री मांग पत्र जो इन्होंने तैयार किया उसे कहा जाता है मेवाड़ की पुकार। इन्होंने अपना ज्ञापन दिया। इनके ज्ञापन की कुछ चीजें मान ली गई और कुछ चीजें नहीं मानी गई। जो इनकी मुख्य मांगे थी उनको नहीं माना गया और जो नॉर्मल मांगे थी उनको मान लिया गया। इससे इनमें भीलों गरासियों में विरोध की भावना जागृत हुई और इस बात का विरोध करने के लिए नीमड़ा गांव में ये लोग एकत्रित हुए और शांतिपूर्ण तरीके से ये विरोध करने लगे। नीमड़ा गांव में जब ये एकत्रित हुए तो 13 जुलाई 1922 का दिन था, बैसाख पूर्णिमा का दिन था। मेजर शटर्न के नेतृत्व में, मेजर शटर्न के नेतृत्व में गोलीबारी हुई और उस गोलीबारी में लगभग 1200 भील
यहां भी मारे गए। भगत आंदोलन में 1500 भील मारे गए, यहां 1200 भील मारे गए। मोतीलाल तेजावत के भी पैर में गोली लगी, लेकिन वो यहां से फरार हो गए। लंबे समय तक 4-5 साल तक वो फरारी पर रहे। बाद में महात्मा गांधी के कहने पर इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और ईडर जो महाइंद्राज सभा थी मेवाड़ की, उस महाइंद्राज सभा ने इन्हें ईडर पुलिस को सौंप दिया। फिर उन्होंने वापस राजस्थान पुलिस को सौंप दिया। तो ये मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में एक ही आंदोलन चला। नीमड़ा गांव में जो घटना घटित हुई, इस घटना को नीमड़ा हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न आ जाए कि नीमड़ा हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित है, तो एक ही आंदोलन से संबंधित है और 13 जुलाई 1922 की यह घटना है और वैशाख पूर्णिमा का ये दिन था। अब भील बाहुल्य क्षेत्र था और भील बाहुल्य क्षेत्र को ज्योग्राफी की भाषा में कहा जाता है भोमट क्षेत्र। इसलिए इस एक ही आंदोलन को भोमट आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो एक ही आंदोलन कहो या भोमट आंदोलन कहो या नीमड़ा हत्याकांड कहो, बात एक ही है। तो ये मोतीलाल तेजावत जी के नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू हुआ। आगे की घटना हम देखें तो एक आंदोलन हमारे सामने आता है, इसका नाम है मीणा आंदोलन। राजस्थान के जो मीणा थे, ये आपका ये दौसा वाला, रामगढ़ वाला, आमेर वाला जो क्षेत्र था, यहां पर कभी मीणाओं का अधिकार था। मीणा काफी संपन्न जाति थी। बाद में अंग्रेजों ने इन्हें चौकीदार और जमींदार दो वर्गों में विभाजित कर दिया। चौकीदार और जमींदार, जो पढ़े लिखे थे या पढ़े लिखे जो मीणा लोग थे, उनको अंग्रेजों ने अपने दफ्तरों में काम करने के लिए लगा दिया। कुछ जमीनें इनको दे दी, इसलिए जमींदार कहलाए, और कुछ को जो है वो चौकीदारी का काम कर दे दिया, सिपाही के रूप में रख लिया, तो वो चौकीदार कहलाए। तो जमींदार और चौकीदार जो है वो मीणाओं में वर्ग थे। मीणाओं पर कंट्रोल करने के लिए 1924 में सरकार ने एक कानून पारित किया, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, अपराधी जनजाति अधिनियम, और इनको मीणाओं को अपराधी जाति घोषित कर दिया गया कि साहब ये तो लूटमार करते हैं, मीणा खराब है जाति। उसके बाद जयपुर सरकार ने भी एक कानून पारित किया, जरायम पेशा कानून। 1930 में जरायम पेशा कानून पारित किया गया। जरायम पेशा कानून क्या था कि प्रत्येक परिवार के मीणा स्त्री और पुरुषों को पड़ोस के थाने में जाकर अपने साइन करने पड़ेंगे या अपना अंगूठा लगाना पड़ेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आप कहीं गए नहीं बाहर और कहीं आपने चोरी डकैती नहीं की। तो डेली सुबह शाम थाने में जाना है और थाने में जाकर आपको सील साइन या तो अंगूठा लगा के आना है या फिर साइन करके आना है। मीणाओं ने सोचा यार ये इतना जोरदार कंट्रोल हमारे ऊपर, हम कहीं आ जा भी नहीं सकते। सुबह साइन करके आने हैं, फिर शाम को साइन करके आने हैं, मतलब हमारा तो बाहर आना जाना दुश्वार हो गया। मीणाओं में इस बात को लेकर विद्रोह की भावना पनपी, और विद्रोह की भावना पनपी तो मीणाओं ने एक संगठन बनाया, मीणा जाति सुधार समिति, कि चूंकि हमें अपराधी जाति घोषित किया गया है, इसमें कहीं ना कहीं हमारे भी कारनामे ऐसे ही थे, तो सबसे पहले तो हमें सुधरना पड़ेगा। अब सुधरना पड़ेगा तो मीणा जाति सुधार समिति का गठन किया गया। छोटू राम झरवाल, महादेव राम पौड़ी और जवाहर राम मीणा के द्वारा, ये मुख्य लोग थे जिनके द्वारा इस सुधार समिति का गठन किया गया। उसके बाद 1933 में मीणाओं ने एक क्षत्रिय महासभा का भी गठन किया। 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन हुआ। 1944 में इस मीणा जाति सुधार समिति का अधिवेशन हुआ, सम्मेलन हुआ नीम का थाना सीकर में, और अध्यक्षता करने वाले जो लोग थे, अध्यक्षता जिन्होंने की, उनका नाम था मुनि मगर सागर। एक जैन मुनि थे मगर सागर। जैन मुनि मगर सागर ने नीम का थाना सीकर के इस मीणाओं के इस सम्मेलन में मीणाओं को मीन पुराण सुनाई।
और मीन पुराण जो है वो, क्योंकि मीणा अपनी उत्पत्ति मीन से मानते हैं, और मीन पुराण सुना के इन मीणाओं को अपनी ऐतिहासिकता का परिचय दिया गया कि जागो, तुम हो कौन, अपनी शक्तियां याद दिलाएगी। उसके बाद अगले साल 1945 में श्री माधोपुर सीकर में भी एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, और 1946 में भी बागावास में एक बड़ा सम्मेलन मीणा सुधार समिति का बुलाया गया। और इन सुधार समितियों के माध्यम से इनका उद्देश्य क्या था कि ये जो हमारे ऊपर जरायम पेशा कानून लगा हुआ है, ये जरायम पेशा कानून हट जाए, यही तो इनकी मेन डिमांड थी। हमें अपराधी जाति के दायरे से बाहर रखा जाए, यही तो इनकी डिमांड थी। बाद में ठक्कर बापा, आदिवासियों के जो मसीहा हैं, ठक्कर बापा आते हैं और इन मीणाओं की मांग को लेकर जयपुर के जो तत्कालिक प्रधानमंत्री थे सर मिर्जा इस्माइल, ये वही मिर्जा इस्माइल है जिनके नाम पर जयपुर में मिर्जा इस्माइल रोड या एमआई रोड का नाम रखा गया है। तो जयपुर में जो एमआई रोड है ये मिर्जा इस्माइल रोड ही है, अजमेर गेट के वहाँ है एमआई रोड। ठीक है साहब। तो ठक्कर बापा ने एक लेटर लिखा मिर्जा इस्माइल को, और फिर इनके सुधार की, इनके अधिकारों को पुष्ट करने के लिए, इन्हें संतुष्ट करने के लिए जयपुर सरकार ने 1946 में जरायम पेशा कानून वापस ले लिया, और 1952 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट भी समाप्त कर दिया और मीणाओं को अपराधी जाति के दायरे से बाहर कर दिया गया। तो ये आपके भील विद्रोह, मीणा विद्रोह, गरासियों के विद्रोह, मेर विद्रोह, ये सारे विद्रोह एक आंदोलन के रूप में है, और राजस्थान के जनजातीय आंदोलनों में इनमें से हर बार एक प्रश्न आता ही आता है। नेक्स्ट क्लास में हम राजस्थान के प्रजामंडलों के बारे में बात करेंगे, और प्रजामंडल आंदोलन के बाद राजस्थान की कुछ राजनीतिक संस्थाएं, कुछ सामाजिक संस्थाएं, कुछ समाचार पत्र, किस प्रकार राजस्थान में राजनीतिक चेतना जागृत हुई, कौन कौन से मेन क्रांतिकारी, कौन कौन से नेतृत्वकर्ता राजस्थान में रहे, मुख्य व्यक्तित्व, और उसके बाद राजस्थान का एकीकरण। और इस प्रकार हमारा जो सिलेबस है राजस्थान इतिहास का आरएस के पर्पज से वो हो जाएगा कंप्लीट। जितना हमने पढ़ा है उतना राजस्थान के किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको इन नोट्स के अलावा, अगर आपने नोट्स बनाए हैं, इनके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लाखों रुपए कोचिंगों में देकर पेड कोर्स हम खरीदते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, वहाँ भी ये चीज़ें नहीं बताई जा सकती। तो आप विश्वास रखें, हमारा ये जो चैनल है एक जिम्मेदार व्यक्ति का चैनल है, और राजस्थान के इतिहास में जो प्रयास हमने किया है वो आज दिन तक किसी ने नहीं किया। ये भूतो न भविष्यति है, न इससे पहले हुआ न आगे होगा। तो गौरव सर ने आपके लिए जो प्रयास किए हैं ये बड़े सराहनीय हैं, और बहुत बहुत साधुवाद गौरव सर का कि उन्होंने राजस्थान में इतनी अच्छी पहल करने का प्रयास किया। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम सा।